हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में कल यानी 19 और 20 यानी आज 19 और 20 दोनों अगस्त के टॉपिक लिए गए हैं। आज जिस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उसी की तरफ हम लोग अपनी यात्रा करते हैं। अ, बहुत पहले एक प्रश्न आपसे पूछा था, आई थिंक कि एक मिनट, हाँ, ऑर्गेनिक और रोमांची बिजनेस लाइन के टॉपिक है। 2018 में आपसे एक प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य यानी ऑर्गेनिक स्टेट है और इसके पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या है। ऐसा प्रश्न पूछा था जो मुझे याद है। तो इस प्रश्न में केवल जैविक खेती की परिभाषा हमको नहीं लिखनी थी, हमें लिखना था एक तरफ मिट्टी, जल, जैव विविधता और स्वास्थ्य से जुड़े इकोलॉजिकल बेनिफिट, और दूसरी तरफ किसान की लागत, आय, बाजार, रोजगार और बेहतर मूल्य से जुड़े इकोनॉमिक बेनिफिट बताने थे। यानी दोनों चीजें हमें तरफ लिखनी थी। एक तरफ कि भाई मिट्टी, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी, जल, जैव विविधता और स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, और दूसरी तरफ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसान की लागत, आय, बाजार, रोजगार और बेहतर मूल्य कैसे मिलेंगे। लेकिन आज के जो आर्टिकल है, इसको मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इस प्रश्न को, यानी जो 2018 में आपसे पूछा गया था जीएस पेपर 3 में, एक कदम और आगे ले जाता है ये टॉपिक। और यह पूछता है कि यदि किसान ने जैविक उत्पादन कर भी लिया लेकिन उसे खरीदने वाला अलग बाजार नहीं मिला, अलग बाजार शब्द पकड़िएगा, बाजार नहीं, अलग बाजार, अगर अलग बाजार नहीं मिला तो क्या जैविक खेती वास्तव में, जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, उसकी आय बढ़ा पाएगी। फिर से, यदि किसान ने जैविक उत्पादन कर भी लिया लेकिन उसे खरीदने वाला अलग बाजार नहीं मिला तो क्या जैविक खेती वास्तव में उसकी आय बढ़ा पाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। फ्यूचर में जैविक कृषि पर आप कुछ भी लिखेंगे, ये एंगल आपको जरूर डालना ही होगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी ए से प्रीलिम, इन अन्य पहलुओं से भी इस टॉपिक को मैं जोड़ूंगा। इसके पश्चात हम लोग बातचीत करेंगे कारपोरेट इन्वेस्टमेंट पर कि कारपोरेट निवेश को क्या बढ़ावा देता है। जीएस पेपर 3 आपसे पूछता है कि पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें से सेविंग रेट क्यों महत्वपूर्ण होता है। फ्यूचर में आपसे पूछेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों महत्वपूर्ण होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के दो सबसे बड़े केंद्र हैं, जिसे हम एक गवर्नमेंट कहते हैं और एक प्राइवेट कहते हैं। तो और इन दोनों के निवेश को हम जीएफसीएफ कहते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आज हम इसी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमारी जीडीपी का जो 100 रुपया बनता है उसमें से 33 रुपया जो बनता है, इसको बनाने में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि निजी क्षेत्र क्यों निवेश अभी नहीं कर रहा है, और यह समस्या क्या अभी से है या काफी लंबे समय से चली आ रही है। उसके निवेश को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डेराइव्ड करते हैं। तो अच्छा टॉपिक है जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एसी और प्रीलिम्स की निगाह से। इसके साथ ग्रामीण इलाकों में रिवॉल्विंग क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपको सिखाऊंगा। जीएस पेपर 1, 2, 3 एसी और प्रीलिम्स की निगाह से। और प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे अमेजोन के जंगल पर कुछ रिसर्च। तो कुल मिलाकर के ये सारे टॉपिक आज के हैं और इन पर हम धुआंधार चर्चा करेंगे। एक सबसे और अच्छा टॉपिक, खासकर इंटरव्यू वगैरह के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि कांग्रेस ने क्यों कहा कि वो वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पद ही गाएगी, बाकी 4 पदों में ऐसा क्या है जिसके कारण से वह इसको नहीं गाएगी। तो इसको भी लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, इतिहास का विषय है और वैसे आपको जानना भी चाहिए। लेकिन शुरुआत ऑर्गेनिक और रोमांचक, अच्छा टॉपिक है। और इसमें एक मॉडल बताने जा रहा हूं, उस मॉडल को आप लोग याद कर लीजिएगा और उस मॉडल को जहां तहां हो यूज करना। आइए जरा देखते हैं कालिंपोंग का गोरखा हॉट मॉडल, इसको आप याद रखें। ये वाला भारत के ऑर्गेनिक खेती सेक्टर के लिए एक अहम सबक देता है। और क्या अहम सबक है कि सिर्फ ऑर्गेनिक फूड उगाना काफी नहीं है, किसानों को एक भरोसेमंद बाजार चाहिए। भाई हमने पैदा कर लिया, हम अगर हमारे पास बाजार नहीं या हमारी बाजार तक एक्सेस नहीं है, तो फिर हमारे उस उत्पाद की कीमत उचित हमें कैसे मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें चर्चा गोरखा हाट मॉडल, यानी एक भरोसेमंद बाजार की जरूरत है। कि जैविक राज्य बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भरोसेमंद बाजार भी
बनाना। बिहार का जैविक कॉरिडोर का भी यहाँ जिक्र किया गया है और यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो बिहार में जैविक कॉरिडोर बनाया गया है उसके कारण से किसानों को प्रोत्साहन मिला, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती खूब की, लेकिन उनके उत्पादों को उचित कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए समय आ गया है, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, यानी स्वीकारोक्ति का साथ और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। तो स्वीकारोक्ति क्या कि भाई कालिम्पोंग के गोरखाहाट मॉडल से सीखिए और बिहार के जैविक कॉरिडोर को किसानों की इनकम के साथ जोड़ दीजिए। तो ये अच्छा टॉपिक बना है। और क्वेश्चन यहां पर मॉडल क्वेश्चन आपके सामने कि जैविक खेती की सफलता केवल जैविक खेती का एरिया बढ़ा देना, सर्टिफिकेशन को बढ़ा देना कि भाई आपका यह प्रोडक्ट जैविक उत्पाद है, केवल इसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अलग स्पेशल बाजार तैयार करने पड़ेंगे जैविक उत्पादों के। तो ये आपसे पूछा गया है, ये कैसे होगा? और आंसर अभी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, मैं सारा आंसर एक साथ ही दूंगा आने के बाद। जैसा मैंने आप सबको बताया कि कल 10वां था 19th को, अब बस कल 13वीं है, उसके बाद फिर मैं 22 को दिल्ली पहुंच जाऊंगा और 23 तारीख से आपकी 23 को संडे, लेकिन 23 को मैं क्लास लूंगा, सारी क्लासेस लूंगा, यानी कि जो निर्माण आईएएस पर इकोनॉमिक्स की चली थी वो भी लूंगा, सारी लूंगा। और पीआईबी का आपका 2 सप्ताह का छूटा हुआ और 23 को तीसरा सप्ताह हो जाएगा, तो 3 सप्ताह का पीआईबी भी एक साथ ही ले लूंगा संडे को, मंडे से फिर अपन रूटीन में आ जाएंगे। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पहली यूनिट आपके सामने देख सकते हैं, एग्रीकल्चर की पहली यूनिट। तो भारत में जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है, मेजर क्रॉप्स हैं, आपसे यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछा गया। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये जैविक कृषि को लेकर के, तो वो भी इसलिए यहां लगा दिया गया है। 2018 का क्वेश्चन देख सकते हैं, सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है, जैविक राज्य के पारिस्थितिकी एवं आर्थिक लाभ क्या होते हैं, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसका मतलब जो भी इस प्रकार की चीजें हैं चर्चा में रहती हैं, और अगर आप इस पर तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करने में मदद मिलती है। 2017 का निबंध जो ना जाने कितनी बार हम लोग कर चुके हैं, भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। तो भाई क्यों है? अधिकतर किसानों के लिए, जो किसान बिहार में जैविक खेती कर रहे हैं, अगर उनके पास बाजार नहीं है तो उनको उनके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिल पाएगी और उनकी आजीविका का सक्षम स्रोत फिर से कृषि नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार की चीजें यहां डिस्कस। आई होप आप यहां से सारी चीज समझ गए। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा अच्छे से? अब यहां पर लिखा हुआ कि कालिम्पोंग में गोरखा हाट की सफलता। अब कालिम्पोंग में गोरखा हाट की सफलता, और स्वाभाविक हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार के लिए इसका महत्व। तो गोरखा हाट कहां? कालिम्पोंग यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? तो आगे विस्तार से लिखा हुआ, पहले मैं गोरखा हाट ही आपको बता देता हूं, टॉपिक यही क्लियर हो जाएगा, अंदर उतना जाने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जो गोरखा हाट मॉडल है, गोरखा हाट क्या है जरा देखिएगा आप। गोरखा हाट, हाट मतलब बाजार होगी, आप समझ गए, गोरखा हाट यानी बाजार। तो ये जो गोरखा हाट मॉडल है वो केवल और केवल बाजार नहीं है, ये बाजार तो है ही है ये, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बड़ी अच्छी चीज है, इसको मैं इसीलिए पहले बता दे रहा हूं जिससे आप याद कर लें। ये छोटे किसानों के लिए, ये छोटे किसानों के लिए एक टर्म मैं लिखने जा रहा हूं, प्रोडक्शन, उत्पादन से लेकर के प्रोटेक्शन यानी संरक्षण तक की पूरी व्यवस्था। तो ये आपको मैं रटाना चाह रहा था, इसलिए इस टॉपिक को मैंने चूज किया है, प्रोडक्शन से लेकर प्रोटेक्शन तक की पूरी व्यवस्था। अब आप कहेंगे सर ये प्रोडक्शन से प्रोटेक्शन क्या है? आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं? आ सकता है कि नहीं? तो प्रोडक्शन से लेके प्रोटेक्शन तक की पूरी व्यवस्था, इसकी सबसे बड़ी ताकत यार, ये इतना अच्छा मॉडल है बच्चों ना। भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं, क्योंकि भाई आप सबको पता है कुल मिला के 70% तो किसान भारत में सीमांत है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि। तो 70% मतलब अधिकतम हो ही गए अपने आप। तो उनके लिए अगर ये प्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन मॉडल हर जगह इंप्लीमेंट हो तो मजा आए। तो मैं गोरखा हाट मॉडल के संदर्भ में बता रहा हूं ये क्या है। यानी जो गोरखा हाट है कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, तो जैसे वहां के किसानों ने जैविक उत्पाद बनाया, फिर वो बाजार उनका ये स्पेशल जैविक प्रोडक्ट को ही बेचने का बाजार है, जैविक प्रोडक्ट को ही बेचने का। कैसे होता अभी मैं सिखाने जा रहा हूं। तो वहां पर किसान जब जा रहा है तो केवल प्रोडक्शन के लिए बाजार ही नहीं मिल रहा, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप कहेंगे सर ये क्या है? मेरे बच्चे,
गोरखा हाट केवल उत्पाद बेचने की जगह नहीं है, बल्कि किसानों को उत्पादन से बाजार और बाजार से सामाजिक सुरक्षा को जोड़ने वाली पूरी व्यवस्था है। मीन्स कि मान लीजिए मैं हूं किसान सुनील, और इस गोरखा हाट बाजार में भी मुझे मेरे उत्पाद की कीमत नहीं मिल पाती, यानी मान लीजिए कि अच्छी कीमत, कुछ ऐसा कारण रहा मेरी फसल की कीमत अच्छी नहीं मिल पाई, ठीक है ना, या हमारी फसल खराब हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मेरी फसल, खासकर अगर हमारी फसल खराब हो रही है, तो सहकारी समूह, यानी यहां सहकारिता कोऑपरेटिव का मॉडल चलता है, यानी ये किसान आपस में सहकारी समूह की भांति काम करते हैं। तो सहकारी समूह हमारे घर का खर्च स्वयं उठाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अरे सहकारी समूह का मतलब क्या होगा? किसानों या विक्रेताओं का ऐसा संगठन जिसे वे मिलकर चलाते हैं और जिसमें लाभ के साथ जोखिम भी साझा किया जाता है। मींस कि गोरखा हाट में स्थानीय उत्पादक केवल साथ बैठकर सामान नहीं बेचते, बल्कि सहकारी व्यवस्था के माध्यम से एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी सदस्य की फसल खराब हो जाए, तो समूह उसके अस्पताल खर्च या बच्चों की स्कूल फीस जैसी आवश्यकताओं में भी मदद करता है। मीन्स अच्छी फसल का लाभ सामूहिक बाजार से और खराब फसल का जोखिम सामूहिक सहयोग से संभालना, यही सहकारी समूह होता है। और यही सहकारी समूह गोरखा हाट मॉडल में काम करता है। अब समझ में आया आपको? गोरखा हाट मॉडल क्या पूरे देश में जैविक कृषि के लिए ही नहीं, इसी प्रकार के, यानी किसी भी फसल के लिए, जिस क्षेत्र में जो फसल पैदा हो रही, क्या वहां पर गोरखा हॉट मॉडल जैसे मॉडल्स की जरूरत है कि नहीं? तो आप इसको कहीं पर भी, भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, तो वहां पर इस प्रकार की सहकारिता के मॉडल को आप सजेशन के रूप में जरूर लिखिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे जिस गोरखा हाट मॉडल की बात हो रही है, कि वो केवल एक बाजार नहीं, बल्कि छोटे किसानों के लिए प्रोडक्शन से लेकर प्रोटेक्शन तक की पूरी व्यवस्था है। क्या क्लियर हो गया? प्रोडक्शन से लेकर प्रोटेक्शन तक की पूरी व्यवस्था। अब आइए जरा बताते हैं कालिम्पोंग में ये बाजार लगता कैसे। जैसे एक दिन बच्चों चुन लिया गया, मान लीजिए जैसे गुरुवार का दिन है, तो कालिम्पोंग में प्रत्येक गुरुवार एक कम भीड़ भाड़ वाले मॉल, यानी जहां पर, ऐसा मॉल जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, के खुले हिस्से को लोकल मार्केट में बदल दिया जाता है। यहां किसी बड़े व्यापारी या बाहरी कंपनी के बजाय लोकल फार्मर, यानी स्थानीय किसान, जो महिला समूह होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और छोटे उत्पादक स्वयं अपने फल, सब्जियां तथा जैविक उत्पाद बेचते हैं। आप देख सकते हैं बाद में यही मॉडल दार्जिलिंग के गुंदरी बाजार और सिलीगुड़ी तक पहुंचा। इसमें आपको मिलेगा, नोट्स में लिखा हुआ। तो अब अगर इस प्रकार का मॉडल आता है, तो यहां क्या लाभ होगा? स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता मिलेगी भैया, कि दिल्ली का माल जा करके नोएडा के ग्रामीण एरिया में नहीं बिकेगा, नोएडा का माल नोएडा के अंदर ही बिकेगा। तो पहला हो गया स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता, यानी इस बाजार में मुख्यतः स्थानीय किसानों और समूहों द्वारा तैयार उत्पाद ही बेचे जाते हैं। इससे बाजार पर बड़े व्यापारियों का नियंत्रण कम होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसा सर्कुलेट होता रहता, घूमता रहता। दूसरा, अब ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा था, किसान से उपभोक्ता का सीधा संपर्क। यानी जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं और मैंने कोई फसल पैदा की, मान लीजिए मैंने सब्जी उगाई, तो अब किसान यानी मैं क्या करूंगा? अपना उत्पाद सीधे शहरी उपभोक्ता को मैं बेचूंगा। इससे बिचौलियों की संख्या घटेगी, तो किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा। और जो कंज्यूमर है, यानी जो शहर से आया, वो मुझसे पूछेगा ना कि भैया आपने इसको कैसे पैदा किया, क्या नहीं, चूंकि जैविक उत्पाद के बाजार में वही लोग आएंगे जो जैविक उत्पाद खाना पसंद करते हैं। तो उपभोक्ता को उत्पाद की उत्पत्ति तथा गुणवत्ता की जानकारी मिलती है, चूंकि मैंने ही फसल पैदा की, तो मुझे हर चीज पता ही पता है। इससे एक ट्रस्ट बढ़ता है। तीसरा होता है कोऑपरेटिव रिस्क शेयरिंग। कोऑपरेटिव रिस्क शेयरिंग यानी सहकारी जोखिम वहन। मैंने आपको बता ही दिया कि इसका सबसे इनोवेटिव पक्ष है, सबसे अभिनव पक्ष है, और इसको आप लिखिएगा, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। तो यह भी नवाचार है कालिम्पोंग का हाट बाजार। क्यों? क्योंकि तीसरे पॉइंट में मैं कह रहा हूं कि इस बाजार का सबसे नवाचारी पक्ष, सबसे अभिनव पक्ष है कि किसान केवल एक दूसरे के साथ बाजार साझा नहीं करते, वो जोखिम भी साझा करते, जो मैं आपको समझा चुका।
कि यदि किसी सदस्य की फसल खराब हो जाए तो सहकारी व्यवस्था उसके परिवार के अस्पताल के खर्च या बच्चों की स्कूल फी जैसी आवश्यकताओं में सहायता कर सकती। यानी अगर आपकी फसल खराब हो गई तो पूरा बोझ अकेले किसान पर नहीं पड़ता, वह समूह उसका भागीदार बनता था। चौथा क्या, उत्पाद के साथ किसान की कहानी, ये भी एक इसका पॉजिटिव साइन होता है। यानी किसान स्वयं अपने स्टॉल पर, जो मैं दूसरे पॉइंट में बता चुका हूं उसी को थोड़ा यहां एलोबरेट कर रहा हूं, उत्पाद के साथ किसान की कहानी, यानी किसान स्वयं अपने स्टॉल पर उपस्थित, स्टॉल मतलब अपनी दुकान पर उपस्थित रहकर बताता है कि उत्पाद कहां और कैसे उगाया गया। इससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बनता है और जैविक उत्पाद सामान्य अनाज से अलग पहचान प्राप्त करता है, और यही पहचान आगे चलकर बेहतर मूल्य की संभावना पैदा करती। तो यही, तो आप इसको कालिम्पोंग का जो गोरखा हाट मॉडल है मेरे बच्चे, इतना ही मुझे आपको बताना था। बिहार का रेफरेंस इसमें लिया गया है, ये सब यहां लिखा हुआ कि भाई बिहार में भी सरकार ने क्या किया है, जैविक कॉरिडोर बनाया है, यानी एक ऐसा एरिया है जहां के किसान जैविक कृषि का उत्पादन कर रहे हैं। तो बिहार के लिए इसके महत्व के बारे में आर्टिकल में यही कहा गया कि भाई बिहार में जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं, और जो भी जैविक किसान उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि भाई ये जो है सर्टिफाइड जैविक फार्मर है। ठीक है, तो बट यहां ये कहा जा रहा है कि समस्या बाजार की है, उत्पादन की समस्या नहीं। उत्पादन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक बाजार नहीं होगा उनको उचित कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए यही गोरखा हाट मॉडल बिहार में भी अपनाने की जरूरत है। ठीक है, तो बस यही आपको यहां पर पढ़ना है, और ये विस्तार से मैंने दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये हर एक चीज यहां पर टर्मिनोलॉजी भी आपकी सारी क्लियर है, और क्वेश्चन भी है जिसका आंसर मैं संडे को, मतलब जब सैटरडे को ही, सारे जितने भी क्वेश्चन है, सैटरडे मुझे यात्रा करनी है तो मैं बैठे बैठे सारा क्वेश्चन बना दूंगा। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस आप लोगों को लगे रहना मैं आपके सबके साथ खड़ा हूं। बस थोड़ा सा एक दूसरे की पारिवारिक समस्याओं को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और आप सबको पता ही मैं विषम परिस्थितियों में ही छुट्टी लेता हूँ अन्यथा, और वो भी छुट्टी क्या, क्लास तो चला ही रहा हूँ, पेड क्लासेस थोड़ी सी रुकी हुई है, बस इतना ही। अब बच्चे, कारपोरेट निवेश को क्या बढ़ावा देता है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। ये अच्छा आर्टिकल इसलिए है, जो मैं, जिस लिए ये टॉपिक आपको मैं करा रहा हूं, मुझे ये पसंद इसलिए आया क्योंकि इसमें ना, जैसे डेमोनेटाइजेशन, मुझे, क्योंकि मैंने हमेशा डेमोनेटाइजेशन को मोदी जी की एक कमजोर नीति मानी, हमेशा मैंने मानी। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने इसको हमेशा महत्व दिया है डेमोनेटाइजेशन को। डेमोनेटाइजेशन ने इकोनॉमी को सच में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि भारत की 90% इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में रही है। इनफॉर्मल में यानी 2014 के बाद इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था रजिस्टर्ड हुई है सामान्य शब्दों में। लेकिन आ, फिर भी आज भी लगभग 85 से 90% अर्थव्यवस्था हमारी जो है इनफॉर्मल है, और ऐसे इनफॉर्मल में अगर आप कोई भी डेमोनेटाइजेशन ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा से कहा गया, ये हर एक डेटा यहाँ पर है, आप इसको देखिए। ठीक है ना, तो केवल डेमोनेटाइजेशन नहीं, यानी बहुत सारी बातें। तो कारपोरेट निवेश को क्या बढ़ावा देता है, अगर इसको मुझे अपने ढंग से पढ़ाना, पहले एक बार जरा न्यूज देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि नोटबंदी के बाद जीडीपी के हिस्से के तौर पर कारपोरेट निवेश में, यानी मुकेश अंबानी, यानी जो अनिल अंबानी या इस प्रकार के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके निवेश का जो दायरा रहा वो काफी कम हुआ। सरकार ने ब्याज दरें भी कम की, और 2018 में कारपोरेट टैक्स में कटौती भी हुई, उसके बावजूद यह कमजोर बना हुआ। तो इसीलिए यानी कारपोरेट निवेश बहुत जरूरी है बचत को फैक्ट्रियों, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों में बदलने के लिए। तो अब आप खुद सोचो कि अगर कारपोरेट टैक्स कट किया गया उसके बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो रोजगार कहां से आएगा। वो जो प्रश्न आपसे पूछा था, जॉबलेस ग्रोथ, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, लगभग रोजगार विहीन समृद्धि भारत में, तो आप उस एसी के साथ भी इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो इस आर्टिकल में जो मेन सिखाया गया है वो ये है कि निवेश सिर्फ सस्ते लोन पर निर्भर नहीं करता। कंपनियां तब निवेश करती हैं जब उन्हें भविष्य में काफी और काफी हद तक मुनाफे की उम्मीद होती। तो अगर आपने इसको पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे और आपको समझ में आ गया कि हम निवेश पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निवेश कम हो रहा है। निवेश कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उनको लाभ की संभावना दिख नहीं रही, जो इन्वेस्टर है। तो अगर लाभ की संभावना नहीं दिख रही, वो निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है यहां क्या लिखा हुआ कि फैक्ट्रियों, मशीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों में बदलाव थोड़ा कम होगा, यानी नौकरियों का सृजन कम होगा, जीडीपी भी कमजोर होगी। तो आप पूरी इकोनॉमी को इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो अगर किताबी अंदाज में पढ़ेंगे तो फिर तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन अगर वही जो आप पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और निवेश वगैरह, तो बहुत इजीली आप इसको समझ जाएंगे। अभी मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन मैंने क्या बनाया कि भारत में निजी कारपोरेट निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए कम ब्याज दरों और कर प्रोत्साहन, ये तो ठीक है, से अधिक की आवश्यकता। इसके लिए मांग को मजबूत करने यानी डिमांड और भविष्य की लाभप्रदता की उम्मीदों में सुधार करने की आवश्यकता है। कारपोरेट निवेश को निर्धारित करने वाले कारकों पर चर्चा करें और भारत में निवेश चक्रों को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाएं। अब बच्चे अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यही क्वेश्चन पूरा का पूरा टॉपिक है, अब अगर इसी के हिसाब से इस टॉपिक को मैं ओपन करूं तो जीडीपी के ग्रोथ इंजन क्या है बताओ? जीडीपी ग्रोथ इंजन या समृद्धि का इंजन। तो आप कहेंगे सर आप हमेशा पढ़ाते हैं 4 इंजन, जिसमें से एक है पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी यही है इकोनॉमी की डिमांड, है कि नहीं? आप कहेंगे सर इसका लगभग 58 से 60 रुपया होता है जीडीपी में, अगर जीडीपी 100 रुपए की मान ले। और दूसरा होता है जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम निवेश कहते हैं। और निवेश में क्योंकि गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट होता है, आज के टॉपिक में हम प्राइवेट की बात करें तो यही कर इसका इन जीएफसीएफ का रोल कितना होता है इकोनॉमी? 33%। तो ये कह रहा है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा योगदान करता होता है, यह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो इसके कारण से अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और पूरा डेटा दिया गया है 2004 से लेकर के बेटे 2026 तक, आगे सब दिया गया, आप उसको पढ़ेंगे, मैं भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है? 2004 से 26 तक, जिसमें सब प्राइम संकट 2007, 8, 9 का उसका भी जिक्र है, फिर डिमोनेटाइजेशन का भी जिक्र है, फिर कोविड का भी जिक्र है, पूरा डेटा है। तो सभी डेटा का सार है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कम हो रहा, मतलब नहीं होने का मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। कई बारी मैं आपको पुराने लेक्चर्स में चर्चा कर चुका हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कई बारी कहा कि हमने कारपोरेट सेक्टर को इतनी छूट दी है, लेकिन अभी भी कारपोरेट सेक्टर हनुमान लीप यानी हनुमान छलांग इन्वेस्टमेंट की नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद आई। तो यहां यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर निवेश कम हो रहा है तो निवेश किस चीज का? वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अगर निवेश कम हो रहा है तो इसका मतलब लैंड की डिमांड कम है, फिर जो है रॉ मटेरियल की डिमांड कम होगी, लेबर की डिमांड कम होगी, कैपिटल की डिमांड कम होगी, एंटरप्राइज या फैक्ट्रियां कम बनेंगी। तो इन सब की इनकम है ना, हर एक चीज की एक इनकम है कि नहीं? हर एक चीज की एक इनकम है कि नहीं? हर एक चीज की एक इनकम है कि नहीं? हर एक चीज की एक इनकम है कि नहीं? हर एक चीज की एक इनकम है, हर एक चीज की एक आय। आप यहां से देख सकते हैं। तो सबकी आय पर इंपैक्ट होगा ना। तो सबकी आय पर इंपैक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि भाई जिनकी आय होती है वही डिमांड करते हैं, डिमांड नहीं होगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर के मन में रहेगा कि भाई अभी मार्केट में डिमांड नहीं तो हम पैसा क्यों लगाएं। तो यही साइकिल जो है जीडीपी को भी कमजोर करता है, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट नहीं होने देता। यही भारत में समस्या है, खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट को लेकर के, अगर हम कोई चीज समझना चाहते हैं। यही बात यहां पर कही गई, आगे डेटा लिख दिया गया है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। सिलेबस यही रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, इन्वेस्टमेंट मॉडल देख सकते हैं, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ही हम बातचीत कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी नीतियां होती जिम्मेदार, इसलिए जीएस पेपर 2 भी लगा दिया गया है। और ठीक है ना, 2017 में आपसे प्रश्न भी पूछा था कि जीडीपी को बढ़ाने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें बचत दर यानी सेविंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे सर सेविंग तो आप नहीं पढ़ा रहे, आप तो इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहे हैं। हम कहें हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कि समृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? तो ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या है? निवेश दर भी महत्वपूर्ण है, निवेश दर, ग्रोथ
पोटेंशियल ये हो गया आपके सामने, तो आप यहां से भी इसको देख सकते हैं। तो यही बात यहां पर डिस्कस की गई। ठीक है, तो यहां अब देखिए वही बात, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो कारपोरेट इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हैं। मुनाफे की उम्मीद सबसे बड़ा फैक्टर, इसी से सब कुछ आगे चलता है। तो इसका मतलब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो बातचीत हुई है उसकी मतलब आज के आर्टिकल में, आज का ये वाला आर्टिकल जो मैंने आपसे अभी तक बात की है, एक बहुत बड़े आर्थिक विरोधाभास को समझने का प्रयास करता है। कैसे, जरा समझें। जैसे हम सब मानते हैं कि यदि सरकार कारपोरेट टैक्स घटा दे, आरबीआई ब्याज दरें कम कर दे, दूसरा और तीसरा बाजार में सस्ता पैसा उपलब्ध हो जाए, तो निजी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाएंगी, मशीनें खरीदेंगी और निवेश बढ़ाएंगे। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ, टैक्स और ब्याज दरें घटने के बावजूद कारपोरेट इन्वेस्टमेंट लगातार कमजोर बना हुआ। क्यों? क्योंकि ये तीन बातें हैं जो डिसाइड करती हैं कि वो निवेश करेंगे कि नहीं। और इसका पूरा डेटा यहां पर आप उठा करके देखेंगे तो पूरा डेटा, ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा डेटा है आपके सामने कि वर्ष 2000-2001 में जीडीपी का लगभग इन्वेस्टमेंट था कारपोरेट निवेश 4.9%। ठीक है ना। 2004 के बाद औद्योगिक तेजी शुरू हुई और यह बढ़ते हुए 2006-07 में देखिए 14.5, 7-8 में लगभग 17.3% तक पहुंच गया। लेकिन यहीं से सब प्राइम संकट 8-9 स्टार्ट हुआ और यह गिरकर 11.3% पर पहुंच गया। फिर कुछ सुधार हुआ और 13-14% तक फिर पहुंच गया। अभी केवल 10.3%। आप सोचिए कि 2006, 7, 7, 8 में आप कहां थे। और इसमें यही कहा गया कि 2016 की नोटबंदी के बाद इसमें दोबारा गिरावट शुरू हुई और 2024-25 तक ये 10.3% पर रही। यानी यहां पर लेखक एक गंभीर बात बताता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका यहां जिक्र किया गया है, भारत के बाहर पैदा हुआ एक्सटर्नल शॉक था। लेकिन नोटबंदी एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डोमेस्टिक शॉक था। इससे केवल तत्काल बिक्री और मुनाफा ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि भविष्य की नीतियों के प्रति कंपनियों का विश्वास भी कमजोर हुआ कि भाई कौन सी नीति एकाएक, चूंकि ये नीति एकाएक आई थी ना। ठीक है, तो ये नोटबंदी ने कहीं ना कहीं से ये एक गंभीर चिंतन हमारे सामने रखा है। हालांकि निवेश में गिरावट कोविड से कई वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए केवल कोविड की तरफ जाना ये अच्छी बात नहीं। तो बस वही कहा गया कि भाई अब आपको क्या जाना चाहिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट को, ठीक है, कि किसी कंपनी को निवेश करने के लिए वास्तव में कौन सी शक्तियां प्रेरित करती हैं। तो भैया लाभ लाभ लाभ। क्यों? क्योंकि किसी फैक्ट्री का निर्माण 1 या 2 वर्ष के लिए किया जाता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, कोई फैक्ट्री, मशीन और तकनीक में लगाया गया पैसा दीर्घकाल के लिए फंस जाता है। इसलिए कंपनी निवेश करने से पहले 3 बातों पर विचार करती है कि आज हमने लगाया तो फिर हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी यानी अपेक्षित लाभ होगा कि नहीं। दूसरा, भविष्य के प्रति उसका विश्वास, बिजनेस कॉन्फिडेंस होता है ना, भाई कोई नीति ऐसी ही चलेगी या बीच में एकदम से बदल दी जाएगी। और तीसरी, पूंजी की लागत तथा ऋण की उपलब्धता। तो यही बात यहां पर कही गई। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं इसको समझ गए होंगे। बस मुझे यही बताना था कि कारपोरेट इन्वेस्टमेंट को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, और वो मैं आपको समझा ले गया हूं। और बस यही इतना आपको पढ़ना, ठीक है ना। बाकी आप इसमें खुद पढ़ लीजिएगा, उसी चीज को विस्तार से आगे बता दिया गया। क्वेश्चन, इसका आंसर सैटरडे को, याद रखें सैटरडे, शनिवार को पूरे सप्ताह भर के आंसर आपको एक साथ मिल जाएंगे 12 बजे तक। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति बनाने के लिए रिवॉल्विंग क्रेडिट, यानी भाई उधार चाहिए ही चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। जरा एक बार आप पढ़िए और मुझे बताइए, ये सब टर्म अगर आप एग्जाम में लिखते हैं ना, रिवॉल्विंग क्रेडिट और ये, और तो सच में इससे एग्जाम, जो एग्जामिनर होता है ना, उसको लगता है कि आपने पढ़ा है, मतलब ये बच्चा काम करके आया। और अगर आप सामान्य सामान्य सा लिखते हैं तो बेटा एक बार प्री निकल भी गया फिर अगली बार निकलता नहीं है। इसलिए एक प्री और अंतिम, हिंदी मीडियम के बच्चे, रीजनल मीडियम के बच्चे, जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो सामान्य स्कूलों से पढ़े लिखे हैं, सबके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बेटा एक ही प्रीलिम्स निकले चाहे वो 8वें अटेम्प्ट में निकले, वो आखिरी होना चाहिए।
तो इसलिए 4 बार मेंस लिख करके फेल होने से अच्छा है मेरी तरह आप जो है एक ही बार को फाइनल करिए, सिंपल। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट, और ये क्या है, वित्तीय समावेशन। तो आज के बाद से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आप कोई भी विषय लिख रहे हैं, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो आप उसमें ये शब्द रिवॉल्विंग क्रेडिट, अरे जैसे रिवॉल्विंग चेयर होती ना, कहीं भी आप घुमा सकते हैं, सेम वही है रिवॉल्विंग क्रेडिट। तो ये एक साधन है, ग्रामीण संपत्ति का साधन, या ठीक है ना, रिवॉल्विंग क्रेडिट ग्रामीण संपत्ति का साधन। अब मैं इसको यहीं समझा देता हूं, आगे आप पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं गांव में होंगे, तो मान लीजिए मेरे गांव में 2 किसान हैं। एक किसान, मान लीजिए मैं अपने आप को आज किसान मान लीजिए, एक किसान है सुनील और एक किसान है अनिल, ठीक है ना। सुनील और अनिल 2 किसान, दोनों के पास, यानी सुनील और अनिल दोनों के पास बराबर जमीन है, और दोनों को जून में खेती करनी है। कब करनी है? जून में खेती करनी है, ऑब्वियस है, जून में ही मानसून का सीजन स्टार्ट होता है। अब हमें क्या चाहिए? अनिल को भी इनपुट चाहिए और सुनील को भी इनपुट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी बीज, खाद, डीजल और मजदूरी, और कुल मिलाकर के 50,000 अनिल को भी चाहिए और 50,000 सुनील को भी चाहिए, ठीक है। अब जो सुनील है, सुनील के पास समय पर बैंक से सस्ता ऋण अवेलेबल, यानी सुनील के पास सस्ता ऋण अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा? उसकी जो 50,000 की आवश्यकता है इनपुट कॉस्ट के लिए, तो वो उसको, जब उसके पास पैसा आ जाएगा, फंड आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीद देगा और समय पर बुआई करेगा। अब जो श्यामलाल है, या हम इसको, जिनको मैं अनिल कह रहा हूं, ठीक है ना, तो जो अनिल है, इनके पास तो पैसा है नहीं। अब क्या होगा? ये अनिल महोदय जाएंगे किसके पास? साहूकार के पास। किसके पास जाएंगे? अनिल महोदय जाएंगे साहूकार के पास, और ये लेंगे साहूकार से कर्जा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर पैसा मिला तो ऊंची दर पर ब्याज का पूरा जाल इनके ऊपर बसेगा, या अगर ये इनको पैसा उस समय नहीं मिला, देर से मिला, तो बुआई भी इनकी देरी से होती है। यानी इधर मानसून आया और कृषि सुनील ने स्टार्ट कर दी, और यहां पर पैसे का अरेंजमेंट ही अभी किया जा रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होगा? सुनील की फसल तैयार और उनकी इनकम इंक्रीज हो गई, और अनिल क्या करेंगे? अगर पैसा मिला तो जैसे जैसे खेती करेंगे, क्योंकि लेट हो गए और भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, इनका उत्पादन भी प्रभावित हुआ, इनके ऊपर कर्जा भी लग गया। अभी क्या हो जाएंगे? पॉवर्टी के ट्रैप में चले जाएंगे। तो यहां इस आर्टिकल में जो रिवॉल्विंग क्रेडिट की बातचीत की गई, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि जो गरीबी होती है केवल कम आय का परिणाम नहीं होती। कई बार गरीबी इसलिए भी आ जाती है क्योंकि सही समय पर आपको काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता। कई बार सही समय पर उचित क्रेडिट ना मिलना भी गरीबी का कारण होता है, और उसी का समाधान है रिवॉल्विंग क्रेडिट मेरे बच्चों, यानी एक फ्लेक्सिबल डेप्थ, यानी एक लचीला ऋण जिसे आवश्यकता के अनुसार बार बार इस्तेमाल किया जाए और चुकाया जाए। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट ये किसानों को मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है बेटा ना, बस ये वही रिवॉल्विंग क्रेडिट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो भी आप रिवॉल्विंग क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचो प्रीलिम्स में अगर किसान क्रेडिट कार्ड पर प्रश्न आता, और पीछे आया हुआ जाकर के आप चेक करिएगा इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में, प्रीलिम्स में, और अब की बार आए उसमें लिख दे किसान क्रेडिट कार्ड एक रिवॉल्विंग क्रेडिट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो बाकी और लिखे, क्या आप पकड़ पाते कि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट है कि नहीं? इसलिए पढ़ते समय मेरी चीजें जब आपके हाथ में नोट्स जाए ना, तो जो मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या है? अब इसको मैंने किसान क्रेडिट कार्ड का संदर्भ दे करके आपको समझाया। अब इसको एक आसान उदाहरण से भी जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बैंक ने किसी किसान के लिए 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मंजूर की कि आपको 1 लाख रुपया तक का ऋण मिलेगा। किसान ने जून में बीज और खाद के लिए 40,000 रुपया निकाल लिया। ध्यान से समझिएगा, यानी 1 लाख को कि उसको उसकी लिमिट तय कर देगी, उसने 40 जून में निकाला और कृषि की समय पर शुरुआत कर दी। अब उसके पास कितना बचा? आप कहेंगे सर उसके पास 60,000 बचा। अब जैसे ही उसकी फसल तैयार हुई, उसने 30,000 रुपया अपने इस बैंक में फिर से वापस जमा कर दिया। यानी उसके पास कितना जमा कर दिया? 1 लाख की लिमिट में 90,000, फिर उसकी लिमिट तैयार हो गई, ठीक है ना।
अब अगर उसको आगे कोई काम करना है, मान लीजिए कृषि के अलावा पशुपालन, तो उसके पास अब ये 90,000 का उसका क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब पैसा निकालिए, उपयोग कीजिए, चुकाइए और फिर आवश्यकता पड़े तो निकालिए। यही रिवॉल्विंग क्रेडिट है। यह सामान्य जो टर्म लोन होता है ना बच्चे, उस टर्म लोन से अलग है। यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख का टर्म लोन लेता है, जरा समझिए रिवॉल्विंग क्रेडिट से इसका अंतर। तो उसे पूरी निश्चित राशि मिलती है एक साथ और वह तय किस्तों में से चुकाता है। लेकिन रिवॉल्विंग क्रेडिट में एक प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलती है और उधारकर्ता आवश्यकता के अनुसार उसी में से धन निकालता तथा वापस करता रहता है। मतलब समझिए आपका एक कोष हो गया वो। इसे पानी की टंकी की तरह समझ सकते हैं। जितना पानी निकालेंगे उतनी जगह खाली होगी, जितना वापस भरेंगे उतना पानी फिर उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आप कहेंगे सर ग्रामीण भारत में, यहां लिखा हुआ ग्रामीण भारत में रिवॉल्विंग क्रेडिट एक अहम जरिया बन रहा है, तो क्यों? यानी ग्रामीण भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? तो मुझे आपसे पूछना है, आप सब आंखें बंद कीजिए और मुझे बताइए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे भाई, सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो इनकम है वो सीजनल है, यानी खेती की अपनी एक सीजन होती है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर तो रेगुलर है ना। रेगुलर मतलब उनको शादी विवाह भी तो करना है, घर परिवार में और भी उनके खर्चे हैं, बीमारी, महंगाई, बहुत सारी चीजें। तो ग्रामीण इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या इनकम सीजनल है, रबी खरीफ, लेकिन एक्सपेंडिचर रेगुलर है, खर्चा उनको रोज करना। किसान को बीज, खाद और मजदूरी का पैसा आज चाहिए, जबकि फसल की आय 4 या 6 महीने बाद मिलेगी। डेयरी चलाने वाले को पशुचारे के लिए रोज पैसा चाहिए, लेकिन दूध का भुगतान बाद में मिल सकता है। मछली पालक को तालाब, बीज और चारे पर पहले खर्च करना पड़ता है, जबकि मछली बेचने से आय कई महीने बाद आती है। तो ये इस समस्या का समाधान ये रिवॉल्विंग क्रेडिट करेगा। इसको आप एक ग्रामीण दुकानदार के उदाहरण से जरा समझिएगा। दीपावली से पहले उससे 80,000 का अतिरिक्त माल खरीदना है, मान लीजिए। किसको? एक ग्रामीण दुकानदार को। उसके पास इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं है। यदि उसे रिवॉल्विंग क्रेडिट मिलता है तो क्या होगा? तो वह माल खरीदेगा, त्योहार में बेचेगा, ऋण चुकाएगा और अगली बार उसी सीमा का फिर प्रयोग कर सकेगा। इसलिए रिवॉल्विंग क्रेडिट खेती तक सीमित नहीं है। यह डेयरी यानी एग्रीकल्चर की जितनी अलाइड एक्टिविटी है, यह डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ग्रामीण दुकानदारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमों के लिए भी उपयोगी है। और किसान क्रेडिट कार्ड इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण। आप कहेंगे सर कैसे? मेरे बच्चे, भारत में रिवॉल्विंग और फ्लेक्सिबल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इन दोनों का सबसे प्रमुख उदाहरण किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसे हमने कब शुरू किया? 1998 में। 1998 में हमने शुरू किया। ठीक है। अब इसको कैसे आप समझेंगे? मान लीजिए कि किसी किसान की किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2 लाख। खरीफ के समय वह बीज और खाद के लिए 70,000 यहां से निकाल लेता है। ठीक है। फसल बेचकर फिर पैसा उसमें जमा कर देता है। रबी के समय वह उसी लिमिट से दोबारा पैसा निकाल सकता है और इसी प्रकार से प्रत्येक फसल के लिए नए सिरे से लोन एप्लीकेशन की जरूरत उसको नहीं पड़ती। समय के साथ किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी अलाइड एक्टिविटीज भी शामिल है। तो बस किसान क्रेडिट कार्ड ही रिवॉल्विंग क्रेडिट का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे लाभकारी है। क्यों? क्योंकि समय पर औपचारिक और अपेक्षाकृत सस्ता उधार उनको मिलता है। अब क्लियर हो गया? यही बात यहां पर समझाई गई। तो यही इतना था। ठीक है ना? तो रिवॉल्विंग क्रेडिट कैन सर्व एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूरल वेल्थ क्रिएशन। कर पाएंगे भैया कि कैसे यह ग्रामीण धन पैदा करने और वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। अब इस प्रश्न की आप प्रैक्टिस कीजिए स्वयं, और मैं इसका पूरा कंटेंट आपको दूंगा। सिलेबस आपके सामने लगा ही हुआ, इन सभी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का उदाहरण है, समावेशी विकास, सरकारी नीतियां। ठीक है ना? तो ये सारा इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह का भी जिक्र है। सोसाइटी, महिलाओं के लिए भी गरीबी और विकासात्मक विषय इस यूनिट के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। गरीबी कैसे दूर करेंगे? तो ग्रामीण भारत की गरीबी में केसीसी की क्या भूमिका? ठीक है।
तो कृषि वित्त पर आपसे प्रश्न पूछे गए। ये क्वेश्चन केवल इसलिए लगाए हैं कि कृषि वित्त पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे में आगे आपको अगर इस टाइप का कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपको यहां से बड़ी सहूलियत मिलेगी। जितना मैंने समझा दिया उतना ही बहुत है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। कांग्रेस जो है वो वंदे मातरम का जो गीत है उसके सिर्फ शुरुआती 2 पद गाएगी, 4 पद नहीं गाएगी। तो ऐसा क्यों है कि वो केवल 2 पद गाएगी, वो बाकी के पद नहीं गाएगी? तो ये एक मुद्दा आपके सामने है जिसको आप ऐसे सामान्य चर्चा के लिए, लोगों को समझाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। वंदे मातरम पर जो विवाद चल रहा है उसके रेफरेंस में मैंने सोचा आपको करा देता हूं। बच्चों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, आप सबको पता है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावनात्मक आवाज है। क्या है? भावनात्मक आवाज, इमोशनल वॉइस है ये, यानी लोगों को जोड़ रही थी ये। बट हम इस भावनात्मक आवाज पर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि आज का प्रश्न यह नहीं है कि वंदे मातरम का सम्मान किया जाए या नहीं। असली प्रश्न है कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में इसके केवल 2 पद ही क्यों गाती है? केवल 2 पद, सॉरी। और शेष 4 पदों में ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर विवाद पैदा हुआ? ठीक है, आपने देखा होगा एक वीडियो मल्लिकार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सोनिया गांधी जी का वायरल हुआ था, उसमें यह बात निकल करके आई। यानी वर्तमान खबर यह है कि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में केवल शुरुआती 2 पद गाने की नीति को दोहराया। तो पहली नजर में यह दिखता है कि कांग्रेस आज कर रही, यानी यह आज का राजनीतिक निर्णय दिखाई देता है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक जड़ें 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय में। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आज ऐसा किया। वंदे मातरम, ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत निष्ठ बांग्ला भाषा में इसकी रचना की थी और बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1882 में, उसमें शामिल किया गया। बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन दोनों के समय यह गीत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली नेशनल बैटल क्राई बन गया, राष्ट्रीय उद्घोष बन गया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए त्याग और संघर्ष की प्रेरणा थी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आता है कि भाई 2 हिस्से और 4, मतलब 2 पद और 4 पद। तो गीत के 2 हिस्से हैं, एक 2 पद, एक बाद में आगे का 4 पद। तो जो शुरुआती 2 पद हैं वो भारत को एक सुंदर और समृद्ध मातृभूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भारत की उपजाऊ भूमि, शीतल हवा, जल, फल, हरियाली और मातृत्व, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। यानी इन 2 पदों का जो पूरा स्वर है मुख्यतः भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और भावनात्मक विशेषता पर है। इनमें किसी धर्म का स्पष्ट आह्वान नहीं हुआ। लेकिन बाद के जो 4 पद हैं इसमें धीरे धीरे कविता का, मतलब गीत का स्वर बदलता है। जैसे ही तीसरा पद आता है, यानी 2 के बाद तीसरा, तो तीसरे पद में जनता की सामूहिक और युद्धात्मक शक्ति का उल्लेख है। आगे जैसे चौथे पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, मातृभूमि को एक पवित्र सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी तुलना किसकी? मातृभूमि की दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों से की जाती। यानी मातृभूमि का चित्रण केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में न रहकर धार्मिक और देवी स्वरूप में होने लगता है। इसी कारण मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने कहा कि वे देश का सम्मान तो करते हैं लेकिन धार्मिक आस्था के कारण किसी देवी स्वरूप की आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो यही 4 पद जो हैं उनके साथ जुड़ा हुआ चैलेंज जो हम आप यहां देख पा रहे हैं। 1930 के दशक में एक बार फिर आपको वापस ले चलूं, जब विवाद बढ़ा तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की राय ली। तो टैगोर साहब ने पूरे गीत और उसके शुरुआती 2 पदों के बीच अंतर किया। उनका विचार था कि आनंद मठ के संदर्भ में पूरी कविता धार्मिक संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकती है, यानी किसी भी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत कर सकती है, लेकिन शुरुआती 2 पद स्वतंत्र राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर चुके हैं और उनमें किसी दूसरे समुदाय के प्रति स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक बात भी नहीं। गांधी जी भी वंदे मातरम के ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी महत्व को स्वीकार करते थे, लेकिन उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि इसे आपत्ति करने वालों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। अर्थात राष्ट्रीय प्रतीक लोगों को जोड़ने वाले होने चाहिए, दबाव और सांप्रदायिक टकराव पैदा करने वाले नहीं। इसी संतुलन के आधार पर 1937, जो मैंने यहां डेट लिखी है,
में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रीय आयोजनों में केवल पहले 2 पद गाने की अनुशंसा की। उद्देश्य क्या था? गीत के ऐतिहासिक राष्ट्रवादी महत्व को सुरक्षित रखना और साथ ही भारत की धार्मिक विविधता का सम्मान करना। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो इसीलिए वो केवल 2 ही पद गाती है। इतना ही आपको इसमें पढ़ना, इससे ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत आपके लिए नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, कहीं से कोई डाउट किसी बच्चे को? जो डाउट भी होगा सब दूर कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ यात्रा। तो भारतीय समाज, ठीक है ना, उसके साथ भी ये विषय जुड़ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके साथ भी जुड़ रहा है, और इंडियन पॉलिटी की पहली यूनिट के साथ भी टॉपिक जुड़ रहा है। तो मैंने कहा लॉक करा देता हूं, नैतिकता के साथ भी जुड़ रहा है। ठीक है, कैसे? वंदे मातरम का इतिहास औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक प्रतीकों और धार्मिक विविधता के बीच की जटिल अंतःक्रिया को दर्शाता है। इस टाइप के प्रश्न लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। 1937 के कांग्रेस के उस निर्णय के ऐतिहासिक आधार की चर्चा कीजिए जिसमें इसके गायन को केवल पहले 2 छंदों तक सीमित कर दिया गया था, और समकालीन भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो मैंने आपको सब बता ही दिया, ठीक है ना, विस्तार से यहां सब लिखा। आंसर मैंने जैसा कहा, सैटरडे को पूरा सब भी जितने क्वेश्चन है सब का आंसर आप सबको मिल जाएगा। क्योंकि कुछ खास तरह के पेड़ अमेजन के जंगल को फिर से पनपने में कैसे मदद कर सकते हैं, ये साइंस पेज पर रिसर्च आया हुआ है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक संकल्पना है। क्या पता एनवायरनमेंट में कभी प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिए। जैसे हमारी मान्यता होती है ना कि एक पूरा जंगल अगर पेड़ों से भरा पड़ा, हमने पेड़ काट दिए, तो फिर से उतना ही जंगल लगाने की जरूरत होती है अगर वहां के इकोसिस्टम को रिस्टोर करना नहीं। केवल कुछ प्रजातियां ही होती हैं जो पूरे इकोसिस्टम की जननी होती हैं, यही इस रिसर्च में कहा गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। कल्पना कीजिए कि अमेजन के किसी घने जंगल को काटकर वहां खेती या पशुपालन शुरू कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद उस जमीन को छोड़ दिया गया। अब वहां ना बड़े वृक्ष हैं, ना छाया है, मिट्टी भी कमजोर हो चुकी है और उस पर सीधी तेज धूप पड़ रही। प्रश्न यह है कि ऐसी उजड़ी हुई भूमि दोबारा जंगल कैसे बनती? तो अब एक नया शोध हुआ है और उससे एक नया निष्कर्ष मिला है। तो शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। कैसे? अमेजन में हजारों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन नष्ट हुए जंगल को दोबारा खड़ा करने का शुरुआती काम केवल 15 से 25 विशेष वृक्ष प्रजातियां करती हैं। इन्हें पायनियर स्पेसीज कहते हैं। पायनियर मतलब अग्रदूत प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां? ये कैसे हो गया भाई? इन्हें क्या कहते हैं? अग्रदूत प्रजातियां कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो बस यही यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? अग्रदूत प्रजातियां मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसे हो गया? अग्रदूत प्रजातियां क्या कहते हैं? इन्हें अग्रदूत प्रजातियां कहते हैं। बस यही कहा गया, यानी अग्रदूत। अरे क्या अग्रदूत? एक मिनट, इन्हें कहते हैं अग्रदूत प्रजातियां, यानी सबसे पहले पहुंचने वाली प्रजातियां। अग्रदूत पायनियर, ये ऐसे मजबूत और तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष होते हैं जो कमजोर मिट्टी में भी उग सकते हैं, तेज धूप और अधिक तापमान सह सकते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उजड़ी हुई भूमि पर सबसे पहले अपना विस्तार करते हैं। इसमें 2 नाम दिए गए हैं और वो नाम है सेक्रोपिया पाल्माटा, जिसका नाम आप याद रखिएगा, और दूसरा है इंगा अल्बा, और तीसरा है इनाजा पाम, और चौथा है बाबासु पाम। ये 4 ये वृक्ष ऐसे हैं जो अमेजन में रिस्टोर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बस इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। दैट्स इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल के सेशन के साथ। कल का सेशन भी शाम को आपको इसी समय पर मिलेगा। परसों का सेशन भी आपको शाम को इसी समय मिलेगा, और मंडे से आपकी क्लास तय समय पर शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।